नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास मेहमान देश के बड़ा नाम और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के ऑफिस में स्टूडियो में जयपुर से आकर के आपके लिए ये खास मास्टर क्लास लेकर के आ रहे हैं। रचित जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी। और रचित सर, हमने पिछले दिनों में या पिछले एपिसोड्स में आपसे जो बातचीत करी थी पर्सनल फाइनेंस पे शुरुआत करी थी, समझने की कोशिश करी थी, किस तरीके से काम करता है पर्सनल फाइनेंस, क्या-क्या ख़ास बातें होती हैं और उसके एक ओवरऑल हमने वो भी समझ लिया था कि हम इस पूरी सीरीज़ में क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं और लास्ट टाइम आपने हमें ये बताया था कि हम अगले एपिसोड में कैश फ्लो पे बात करने जा रहे हैं। तो आज अगर हम कैश फ्लो पे बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कैश फ्लो आपसे समझना चाहेंगे कि होता क्या है? क्योंकि कैश फ्लो की जब बात आती है, जब कैश फ्लो का नाम आता है, तो जो दिमाग में जो एक ज़हन में एक चीज़ आती है वो ज़्यादातर ये आती है कि ये कंपनीज़ के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए या किसी बिज़नेस के लिए, उसके लिए ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है, कैश फ्लो वहाँ पे काम आता है। पर्सनल फाइनेंस में कैश फ्लो कैसे काम करता है सर? सर अलेक्स सर, आप ये देखिए, आपका ये सवाल जो है बहुत ही वैलिड है और बहुत सारे जो हमारे इनिशियल क्लाइंट डिस्कशंस होते हैं और उसमें जब हम अपना पूरा का पूरा एक ओवरव्यू देते हैं सर्विसेज का, तो ये सवाल आता ही है कि ये जो कैश फ्लो है ये तो कंपनीज के लिए होता है, पर्सनल फाइनेंस में कहाँ ज़रूरत है। तो सर इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, मे इट बी बिजनेस, मे इट बी योर पर्सनल फाइनेंस, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, तो वहाँ पे आपको कैश फ्लो को समझना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सिचुएशन बहुत हेवायर हो जाती है, कई कभार सिचुएशन कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जैसा बिजनेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसी पैरामीटर्स पे आप देखें, ऑफकोर्स उस क्वांटम का नहीं होता, उस स्केल का नहीं होता, उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं होता, बट हाँ, जो हमारे पर्सनल फाइनेंस में कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस है वो भी इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे सिंपल फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे लिए फ्यूचर में जाके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, क्योंकि आज भी हम इस बात को नहीं समझते कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इन पर्सनल फाइनेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिजनेसेस। जी। तो ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि पर्सनल फाइनेंस में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन बेसिकली कैश फ्लो है क्या? हम क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ़ जितना पैसा आया और जो खर्च हुआ, ये दोनों चीज़ों को अगर हमने एक कागज़ पे लिख लिया तो क्या वो कैश फ्लो हो गया? देखिए, अगर बहुत ऊपरी लेवल से बात करें तो आपका ये कहना बहुत हद तक सही लगता है कि क्या यही कैश फ्लो हो गया, मगर इसको अगर हम प्रॉपरली समझें, और क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिस पे हमारे जीवन किस तरीके से चल रहा है, हमारी लाइफ किस तरीके से चल रही है और हमारे फ्यूचर किस तरीके से होगा, वो डिपेंडेंट है, तो उसमें ये इतना सिंपल नहीं रहता है। सर इसमें आप देखें कि जब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनको हमें कवर करना होता है, और वो पैरामीटर्स जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम इनफ्लो की जब बात करते हैं तो इनफ्लो में देखिए, आप कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, बिजनेस प्रोफेशन से आ रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, एंड उसके साथ साथ कैश फ्लो मैनेजमेंट में वो इनफ्लो की तो इम्पोर्टेंस है ही, उस इनफ्लो की इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितना रेकरिंग है, कितना रेगुलर है, अनसर्टनिटी का क्वांटम उसमें कितना ज़्यादा है। क्योंकि जब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इनफ्लो के बाद ही हम एक आउटफ्लो को प्लान कर सकते हैं, और आउटफ्लो आप देखें एक रेगुलर कैश फ्लो का पार्ट है। मतलब अगर हम मंथली तौर पे देखें तो मंथली आपकी कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैश फ्लो की हैं ही हैं, जो आपको करनी होंगी। आपके कई रेंट्स होंगे, मेंटेनेंस होगी, आपकी ईएमआईज़ होगी, आपके बच्चों की फ़ीस, एजुकेशन, आपके रेगुलर मेडिकल एक्सपेंसेस। सो व्हेन द आउटफ्लो इज़ रेगुलर एंड इनफ्लो आपको फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर रेगुलर है तो रेगुलर आप उसको फीड इन करेंगे और रेगुलर वो चर्निंग चलती रहेगी। अगर रेगुलर नहीं है, मान लीजिए कि कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वार्टरली पेमेंट्स आ रहे होते हैं, तो आपको फिर पूरा क्वार्टर का अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट लेके चलना होता है। तो ये डिटेल में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स आती हैं जिनको हमको मॉनिटर करना होता है। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि इनफ्लो और आउटफ्लो को ही कैलकुलेट करना है, बट उनकी डिटेल में जाके उनको कैलकुलेट करना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसको आप ऐसे भी समझें कि इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपसे एक एग्जांपल से ये शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है
और आप बहुत ज़्यादा आपका कोई ईएमआई आपने नहीं कर रखी है, असम्पशन से 20,000 की ईएमआई आपने बांध रखी है और आपको एक डिसीजन लेना है, कोई आपको परचेज करनी है फैमिली में, या मान लीजिए यू वांट टू बाय अ सेकंड कार। इन दैट केस आपको लगता है ठीक है 15,000 रुपये की महीने की अपनी ईएमआई है, मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। बट देन ये आप डिसीजन बहुत वेग ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पूरा का पूरा आउटफ्लो तो कैलकुलेट ही नहीं किया है। आपने सिर्फ एक ईएमआई देख लिया, या जो भी आपका फिक्स एक्सपेंस था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस और ये सब आपने डिटेल तो देखी ही नहीं है। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये होती है कि उस डिसीजन को लेने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम ये समझें क्या ये सही भी है कि नहीं। आज आपकी एज क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और उन फ्यूचर गोल से ये एक छोटा सा जो आप ईएमआई अपना क्रिएट कर रहे हैं, ये ईएमआई आपको अपने गोल से कितना दूर कर देगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये समझने के लिए हमको कैश फ्लो प्रॉपर्ली समझना होता है, और उसके बाद ही हम आगे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। जी, तो ये तो ठीक है और क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से इसमें हम पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं सरल भाषा में कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से और कैसे हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, कैसे हम कैलकुलेटेड डिसीजंस लें जो कि बहुत सारी मानकों के हिसाब से या बहुत सारी चीज़ें जो कि आम तौर पे हम नहीं जानते हैं और उसी के एक्सपर्ट आप हैं तो इसीलिए आपकी मदद ले रहे हैं। तो अगर हम उसी में कैश फ्लो की अगर बात करें और कैश फ्लो को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए कैश फ्लो का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो कैश फ्लो का एक और हम फॉर्मूला ऐसे समझ सकते हैं कि इस कैलकुलेशन का हमारा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो एक ईएमआई हम बांध रहे हैं, तो वो ईएमआई आप कहाँ से बांधेंगे उसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जो आपका एग्जिस्टिंग आउटफ्लो है वो एज इट इज़ है। अब आपके उस आउटफ्लो में से आपका कितना पैसा बच रहा था, वही आप पैसा यूटिलाइज करके और वो ईएमआई देंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ऐसे क्रिएट किया जा सकता है कि सेविंग्स, योर मंथली सेविंग्स इज इक्वल्स टू योर इनफ्लो माइनस योर आउटफ्लो। आपका जितना टोटल इनफ्लो आ रहा है उसमें से आपका आउटफ्लो अगर हम हटा देते हैं, तो ये एक ऐसा पैसा, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसमें से आप अपना इन्वेस्टमेंट है, या आप अपना कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, या कोई नया आप खर्चा इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आप समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कि वट एवर सेविंग, ये सेविंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में से वो पैसा जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल्स टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। और ये जितना अच्छा होगा, मतलब आने वाले एपिसोड्स में हम इसके फॉर्मूलेज भी बताएंगे आपको, और परसेंटेज टर्म्स में भी बताएंगे कि किस तरीके से ये एक हेल्दी होता है, कहाँ जाके ये थोड़ा सा एक डेंजर लेवल पे हो जाता है और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हो जाती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे यूथ होंगे जिन्होंने अभी अपनी जॉब चालू करी होगी, और क्योंकि जॉब चालू करी और पैसे आ रहे हैं तो एक्स्ट्रावेगेंट बन जाते हैं, और वो एक्स्ट्रावेगेंट बन के इतनी ईएमआई अपनी कर लेते हैं कि उनका जो सेविंग्स है वो माइनस में होने लग जाती है हर महीने। तो ये सारी हम मिस्टेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं समझते, इस फॉर्मूले को नहीं समझते, और ये डिटेल्स नहीं समझ पाते हैं कि हमारा एग्जैक्टली इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो को कैसे कैसे हम कैलकुलेट करें। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आउटफ्लो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मैंडेटरी स्पेंड्स जो हैं हर महीने के, जो आपको देने ही देने हैं, जो कि बेयर मिनिमम होगा कि जो कि आपको bare minimum। लिविंग कॉस्ट जैसी चीज़ है कि हाँ मुझे ये तो कम से कम खर्च करना ही करना है। जी। जी। मतलब इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बेयर मिनिमम में आपके जो लिविंग कॉस्ट है, आपके टैक्सेस होते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास अगर कुछ बचे नहीं बचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू पे। ये तो एसेंशियल्स हैं। ये एसेंशियल्स है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। अब मैं मेन फोकस इसी पे करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, एंड यूजुअली एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जब भी हम कोई ऐसी क्लाइंट मीटिंग में बैठे होते हैं, तो मैंने क्या नोटिस किया है कि हमारी जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम होती है, हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स हमारी हर सैलरी हाइक के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होते हैं,
या आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आजकल एक नया चल रहा है योलो, यू लिव ओनली वंस करके जो चलता है, और लाइफस्टाइल में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, हमें इन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फोकस करना होता है। और किसी भी पर्टिकुलर कैश फ्लो पर्सनल फाइनेंस में इम्प्रूव करने के लिए आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि अगर हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल सही तरीके से कर पाएँ, तो हमारा कैश फ्लो जो है और हमारा पर्सनल फाइनेंस में जो वो सेविंग का क्वांटम है, वो बहुत ढंग से इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी मतलब वो वाले खर्चे जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं था। सबसे पहला ज़रूरी, और उसमें आपने टैक्स ज़रूर एम्फसाइज़ कर दिया है कि वो कई बार लगता है या कई बार वो सेकेंडरी रह जाता है नॉर्मली यंगस्टर्स में। उन्हें लगता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान वही है और उसके अलावा वो सरकार है। तो उससे आप बच के नहीं जा सकते हैं, तो वो मत सोचें कि आप उसको बचा सकते हैं या चुरा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं इकट्ठा हो रहा है और किसी दिन बहुत परेशान कर सकता है। तो वो लायबिलिटी को आपको टाइमली निकाल देना है, उसको वो तो देख के रखना है, तो वो भी एसेंशियल है। उसके अलावा एसेंशियल है आपका रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक चीज़ें, जिसको कि हो सकता है आप किराए पे रह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी वो है कि जो उसके बाद, जब आप वीकेंड पे जब आप निकलते हैं अपने नॉर्मल डेली के खाने से अलग हट करके कुछ एक्स्ट्रा कुछ पार्टी करने के लिए किसी और दिन, या कहीं और बहुत बेसिक की कई चीज़ें जो आप कम्यूटिंग में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप डेली ऑफिस जा रहे हैं और आप जो साधन यूज़ करते हैं उसकी जगह आपने कोई वो वाला साधन जो कि बहुत ज़रूरी नहीं था, आपको का पर्पज़ क्या था, घर से ऑफिस पहुंचना और ऑफिस से घर आना, और उसके लिए जो सबसे एक बेसिक सिंपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उस तरीके की चीज़ें हो सकती थी, उससे आप चला सकते थे। तो वो मैंडेटरी हो गया, वो एसेंशियल हो गया, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ऑफिस तो पहुंचना ही है। लेकिन फिर आप बाइक से जाने लग गए हैं, और वो भी कोई बहुत अच्छी बाइक है, कोई लग्जरी बाइक है, या आप कार से जाने लग गए हैं, और क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसको डिस्क्रिशनरी अभी हम कह रहे हैं। तो कहीं बस वो उन दो शब्दों को क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि एक मैंडेटरी खर्चे क्या हैं और डिस्क्रिशनरी खर्चे क्या हैं। तो ठीक कह रहा हूँ, ठीक बता रहा बिल्कुल, हूँ? बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे अब एक प्रॉब्लम और बनती जा रही है कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे मैंडेटरी खर्चे क्या हैं और डिस्क्रिशनरी खर्चे क्या हैं। एट टाइम्स ऐसा भी लगा है लोगों से बात करने के बाद कि जो उनके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस थे, वो ही उनके मैंडेटरी एक्सपेंसेस वो समझ के बैठ गए थे। हुँ, मैं इस पोस्ट पे पहुँच गया हूँ, तो मेरे लिए तो ज़रूरी है। इतना तो बेयर मिनिमम है, इससे हुँ, नीचे तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हुँ, तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये क्यों डेवलप हो जाती है? क्योंकि कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आप अपने गोल्स से दूर हो जाते हैं। कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आप अगर प्रॉपर्ली कैश मैनेज करें, तो आप किस तरीके से एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा सर इसमें, और आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स विल आल्सो एग्री। हमारे आज के टाइम में जिस तरीके की हमने लाइफ़स्टाइल बना दी है, उस लाइफ़स्टाइल में हमारा जो एक मेजॉरिटी पैसा जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं हमको एक अनरेस्ट दे रहा है, जो कहीं न कहीं हमको एक टेंशन दे रहा है, वो ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस का ही क्वांटम है, जो धीरे-धीरे इतना बढ़ता जा रहा है, और उसको हम बेयर मिनिमम बेसिक आइडिया इस तरीके से ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ बैठ के समझना और वो उसको आगे इलैबोरेट करके समझना, जी, वो एक ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कई बार हो सकता है आपको लग रहा है कि ये तो एसेंशियल है, इससे कम तो नहीं हो सकता। मैं जिस ऑफ़िस में या जिस कंपनी में या जिस पोस्ट पे हूँ, तो मेरे पास कम से कम ये फ़ोन तो होना चाहिए, या मेरे पास ये गाड़ी तो होनी ही चाहिए, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे चलूँ, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि अब हमारा स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम रेज़ करने लगते हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेरा होटल का कमरा कम से कम ये वाला होना चाहिए, 5 स्टार में तो कम से कम मैं रुकूँ, या नहीं 5 स्टार है तो भी एक सर्टेन लेवल की बात करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हम करने लगते हैं कि नहीं ये तो मिनिमम है, और ये कहीं न कहीं एक सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर जैसी भी चीज़ होती है कि हमारे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस जब हम बात कर रहे हैं तो ये इतना पर्सनल होता है कि हमें वो एक्चुअली उस चीज़ों को और समझना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना चाहिए, और उसमें नहीं बह जाना चाहिए। वो जो फोमो, जब आप योलो की बात करते हैं तो वैसे फोमो की भी बात होती है कि कहीं आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपसे मिस हुआ जा रहा है और दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो पता नहीं उसमें क्या चीज़ है। या कई बार कई यूनिकनेस जैसी चीज़ होती है कि लोग वहाँ जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, या वो देखने जा रहे हैं कोई चीज़, या कहीं तो मैं भी जाऊँ। वो ये खर्च कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, तो वो सब लोग कर रहे हैं तो कहीं एक मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। वो हमें समझना होगा कि ये हमारे उसमें नहीं है, बजट में, या हमें अभी नहीं करना चाहिए। तो वो वाली चीज़ें चलिए। लेकिन इसी बातचीत में अभी आपने एक शब्द यूज़ किया था, कैश मैनेजमेंट। जी। तो ये कैश मैनेजमेंट कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ है?
सर देखिए, कैश मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कैश फ्लो का ही एक पार्ट है। ये ऐसे होता है कि आप ये देखिए कि हमारे कुछ कुछ टाइम पे, जैसे आपके मान लीजिए इंश्योरेंस पेमेंट है, या आप मान लीजिए कि आपके बच्चों की स्कूल फीस है। पहले तो मंथली हो जाती थी, अब कई कई जगह एनुअली होने लग गई, कई कई जगह हाफ ईयरली होने लग गई है। सो ये क्या होते हैं, ये वो एक बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो हमारे उस पर्टिकुलर मंथ पूरे के पूरे बजट को हिला सकते हैं। तो कैश मैनेजमेंट हमें उनको मैनेज करना सिखाता है। कैश मैनेजमेंट में हमको ये चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से हम अपनी सेविंग्स क्रिएट कर लें, किस तरीके से एक बजट को प्रॉपरली सेट कर लें कि आने वाले वो जो एक्सपेंसेस हैं, जो 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने बाद आपको फेस होने वाले हैं, उसके लिए आप एक ऐसा सरप्लस क्रिएट कर लें, जो कि कैश मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है। आज अगर आप उस कैश को मैनेज करेंगे, वही आपको इवेंचुअली उस पेमेंट में हेल्प करेगा। तो उसको सही तरीके से आप अगर मैनेज कर लेते हैं कैश को, तो ये जो बड़े-बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो ऐसी पॉकेट्स होती हैं जो आपके उस महीने या आने वाले 2 महीने के बजट को बिगाड़ देती हैं, कैश मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे की हाफ ईयरली स्कूल फीस है से लाख सवा लाख रुपया, और आपने कैश मैनेजमेंट नहीं कर रखा है, और उसके लिए आपका टारगेट था सवा लाख रुपए बचाना, बचा आपके 60-70 हज़ार रुपये ही बचे हैं। आपने 60-70 हज़ार रुपये दे दिए, रिमेनिंग आपने एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर ली। अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है, ये भी कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। तो अगर आपने कैश मैनेजमेंट कर लिया होता और आपने प्रॉपरली सेविंग करी होती उसके लिए, तो आपको डेट नहीं लेना पड़ता। क्योंकि अगर आपने डेट ले लिया है, वो 60,000 रुपये के लिए जो आपने डेट लिया है, वो भी तो आपको रिप्लेनिश करना ही है। तो प्लस उस अब पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पे तो अब भी वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ देना गई कि जो पड़ेगा। कि 1 लाख रुपए का खर्चा था वो शायद अब 1,10,000 का हो गया। तो अगर आपने पहले ही उसको एज ए ईएमआई जोड़ लिया होता, तो आज आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। जी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कैश मैनेजमेंट जो है, वो भी एक इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं। तो रचित जी, कैश मैनेजमेंट हम समझ रहे हैं और कहीं न कहीं कैश फ्लो से ही निकल कर के आ रहा है कि कैश फ्लो मतलब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और उसमें से कितना बच रहा है। और उसके बाद हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको मैनेज कैसे किया जाए कि जिससे कि जो कुछ जाना है, जिसमें चाहे एसेंशियल चीज़ें हों, मैंडेटरी खर्चे हों वो भी, और कुछ वाले हों जो कि अनप्लान्ड हो सकते हैं या डिस्क्रिशनरी हो सकते हैं जो आपने बताया, उसके लिए भी कहीं न कहीं स्कोप है। और इन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करके चल रहे हैं जिससे कि, और कई बार होता है कि आम तौर पे जब हम डे टू डे लाइफ के अंदर में जो देखते हैं ना, कि कई बार याद आता है कि बाद में याद आता है कि अरे ये तो हर साल हमें ये प्रीमियम भी देनी होता है, तो ये किसी इंश्योरेंस का या किसी चीज़ का या कोई और, या इवन टैक्स जो आपने बार बहुत अच्छे से याद दिलाया, वो वही होता है कि अक्सर उसकी याद हमें तब आती है जब वो साल का आखिर आता है या जब रिटर्न का टाइम आता है, और फिर हमें पता चलता है कि हमारे पर इतना टैक्स बन रहा है, अब इस टैक्स को कहाँ से भरा जाए, क्योंकि हमने इसके लिए पैसे बचा करके नहीं रखे थे। तो और मोस्टली ये वाला होता है, इसलिए एक अच्छी चीज़ है जो कि कुछ एक चीज़ों में बाद में आ गए पेमेंट्स में, टीडीएस वाला सिस्टम जो गवर्नमेंट ने कर रखा है, एटलीस्ट वो 10% तो वहाँ होता है जिसमें टैक्स एडजस्ट, लेकिन नॉर्मली सैलरीड क्लास के लिए वो नहीं होता है। तो जो लोग सैलरी पे हैं उनका टैक्स डिडक्ट पहले हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना उन्हें उसके ऊपर में देना पड़ सकता है, या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन-कौन से इंश्योरेंस पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, या कई बार घरों में भी कुछ ऐसे वाले खर्चे होते हैं जो हम वैसे नहीं नॉर्मली लेकर के चलते हैं, याद नहीं करते कि हाँ ठीक है, किराया। लेकिन हो सकता है कि साल में या 6-6 महीने में आपको कोई और चीज़, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन का हो, चाहे वो कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट हो या किसी और चीज़ का, सोसाइटी, वो सबका अपना-अपना पर्सनल, लेकिन ऐसी चीज़ें कई बार छूट जाती हैं। तो एक बेसिक सिंपल क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक प्लेन पेपर पे इन चीज़ों को कहीं एक रिकॉर्ड रख कर के, और किस तरीके से एक सिंपल बेसिक तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें मेरे पास रहें? क्योंकि कि जब आप कैश मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट ये वो चीज़ें हैं, अगेन वही मैंडेटरी हैं जो एसेंशियल्स हैं, कि जो कि वो ढूंढ के याद करके कैसे भी करके एक बार लग करके हमें वो एक कागज़ पे लिख लेनी चाहिए कि वो मिस ना हो, क्योंकि डिस्क्रिशनरी तो कभी भी आ सकता है। तो वो तो कभी कोई त्यौहार आ सकता है, कभी कोई वीकेंड आ सकता है, कभी किसी का बर्थडे आ सकता है, कभी आपका मूड बन सकता है, माहौल ऐसा लग सकता है आपको कि अब ये, या कई बार पीयर प्रेशर भी होता है कि आपके सारे फ्रेंड सर्कल सब ने आपको कहा कि नहीं आज पार्टी आप दोगे, तो वो तो डिस्क्रिशनरी हो सकता है। लेकिन जो मैंडेटरी है उसकी लिस्ट बहुत डिटेल में हमें बना के रखनी चाहिए पेपर पेन लेकर के एक बार, और उसके बाद उसके हिसाब से अपना कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। सर देखिए, इसमें मैं थोड़ा आउट द रूट जाता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो आधी घंटे का ही पीरियड होता था, और सब्जेक्ट में जितना पढ़ाया जाता था वो आधी घंटे में पढ़ लिया जाता था।
अब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक नया टॉपिक खोल रहा है जिसे मैं समझता हूँ कि हम अपने नेक्स्ट पीरियड में इसको लेके चलेंगे और ये होगा सर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बढ़िया है। तो अब आपने ये बता दिया कि मास्टर क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज हम उस पे बात नहीं करने जा रहे हैं। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिसके अंदर में हम बात करेंगे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग। यानी बजटिंग ये हो गया कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा, और उसके आगे फोरकास्टिंग भी हो गया कि अगर हम ये चीज़ें करके चलेंगे तो आगे चल करके क्या होगा। एग्जैक्टली। तो वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद अगर हम फोरकास्टिंग, तो मतलब भविष्य हो गया, तो हम अपना भविष्य कैलकुलेट करके रख सकते हैं आज के फाइनेंसेस के हिसाब से, और उसके हिसाब से चीज़ों को फिर वापस, तो अगर इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूं, तो आज जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें तभी हम कर पाएंगे, या दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब हम ये फोरकास्टिंग कर पाएंगे और उसके बेसिस पे कैश मैनेजमेंट आज कर पाएंगे। फिर हमें एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे पास आज इस महीने में एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, या रेलिश करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, ट्रैवल करना चाहता हूँ, कहीं कुछ खाना चाहता हूँ, कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ है जो मैं लेना चाहता हूँ, या एक एक्स्ट्रा ऐसी स्मार्ट वॉच है जो मैं लेना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी काम चल रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं लेना चाहता हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ, और कितने तक की ले सकता हूँ? तो ये तब हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा सर, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। स्पेंडिंग के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी पता लग सकता है कि कई कई लोग, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू और आपके सैटेलाइट टेलीविजन के थ्रू भी बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन चलता है। तो कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, या जो यूथ है वो समझ नहीं पाता है कि एसआईपी में हम एग्जैक्टली कितना पैसा दे सकते हैं, और हर बार हमें लगता है कि नहीं नहीं ये मैं चालू ही नहीं कर सकता। तो अगर बजटिंग और फोरकास्टिंग होती है तो वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और नई चालू करने वाली एसआईपी जो कि आपको इवेंचुअली बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, उस चीज़ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ये बढ़िया, ठीक है। तो वापस रचित जी जो एक काम ज़रूर करते हैं कि वो फोकस जो है खर्चे से हटा करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़रूर ले जाते हैं, कि क्यों आप वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ या स्मार्ट वॉच का ही सोच रहे हैं, एसआईपी क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत सेटल तरीके से उन्होंने वापस याद दिला दिया कि ठीक है, आपको वो पता हो जाएगा, और लेकिन करना आपको वो पहले चाहिए, ना कि ये वाली चीज़ें जो कि स्प्लर्जिंग हो सकती हैं, हो सकता है या आपके बजट से बाहर हो। लेकिन ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेंगी, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये चल रही है मास्टर क्लास पर्सनल फाइनेंस की विद रचित खंडेलवाल जी। देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड, जहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के साथ में। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।